यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। समाज शास्त्र का मॉडल पेपर है जो आपके 8 मार्च के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा मॉडल पेपर आंसर के साथ यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया है। अगर आपने पूरा मॉडल पेपर यहाँ पे ये सॉल्व कर लिया तो आप 95 प्लस मार्क्स जरूर स्कोर करेंगे। तो आपको बता दें बच्चों, आपको समय मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट। आपका प्रश्न कितना है? 100 नंबर का पूर्णांक है। इसमें कुछ निर्देश हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पे आते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो बच्चों प्रश्न संख्या पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, और बहुविकल्पीय में हमारा पहला प्रश्न है, जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? क्या दुर्खीम है, माल्स है, सोरन है या वेबर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माल्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर बच्चों है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा? क्या शहरीकरण पर पड़ा, क्या कृषि उत्पादन पर, औद्योगिकरण पर या जनसंख्या वृद्धि पर? तो बिल्कुल भारत में हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा था? कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादकता इससे बढ़ी थी। और किन किन क्षेत्रों में? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में सर्वाधिक हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था। आइए बच्चों अगले प्रश्न पर देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में औद्योगिकरण से कौन सा सामाजिक परिवर्तन हुआ? भारत में औद्योगिकरण से कौन सा सामाजिक परिवर्तन हुआ? क्या जाति प्रथा समाप्त हो गई, शहरीकरण में वृद्धि हुई, कृषि का विस्तार हुआ, पारिवारिक संबंध मजबूत हुए? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शहरीकरण में वृद्धि हुई। फिर आ जाइए बच्चों यहाँ पे, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के मुख्य रूप से क्या प्रभावित होता है? ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण से मुख्य रूप से क्या प्रभावित होता है? क्या संस्कृति प्रभावित होती है, अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, राजनीति प्रभावित होती है, उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वैश्वीकरण से संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति सभी प्रभावित होते हैं। फिर बच्चों आइए अगला प्रश्न है, पांचवा, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व कौन से हैं? क्या संप्रदायवाद है, व्यापार आधारित समाज है, कृषि आधारित समाज है, इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है संप्रदायवाद। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर बच्चों आ जाइए यहाँ पे, छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक शोध की पद्धति है? निम्न में से कौन सामाजिक शोध की पद्धति है? क्या सर्वेक्षण पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, प्रेक्षण या फिर ये सभी? तो बिल्कुल सामाजिक शोध की कौन सी पद्धति है? ये सभी हैं, सर्वेक्षण, साक्षात्कार और प्रेक्षण, ये सारी पद्धति है। फिर बच्चों आ जाए यहाँ पे, सातवां प्रश्न है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, किसने कहा है? क्या रॉस ने कहा है, स्पेंसर ने कहा है, सोरोकिन ने कहा है कि हर्शकोविट्स ने कहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्शकोविट्स। आ जाइए 8वें प्रश्न पे, सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ था? 1815 में, 1829 में, 1863 में, 1894 में? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1829 में। 9वां प्रश्न है बच्चों, भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या है। भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है? क्या उच्च शिक्षा का अभाव है, तकनीकी शिक्षा का अभाव है, लैंगिक असमानता या भेदभाव है, या फिर ये सभी? तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। फिर आइए बच्चों अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न है, जनजाति है। 10वां प्रश्न है बच्चों, जनजाति है, क्या आंशिक समाज है, आंशिक संस्कृति है, संपूर्ण एवं आंशिक समाज है या संपूर्ण समाज है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संपूर्ण समाज है। जनजाति एक संपूर्ण समाज है। फिर है बच्चों अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पे आ जाइए, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। यहाँ पे प्रत्येक आपका 3 मार्क्स का है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
विसंस्कृतिकरण शब्द का अर्थ बताइए। विसंस्कृतिकरण शब्द का अर्थ बताना है तो विसंस्कृतिकरण का अर्थ किसी व्यक्ति या समाज द्वारा अपनी मूल संस्कृति, परंपराएं या पहचान छोड़कर दूसरी संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया से है। फिर यहाँ पे 12वां प्रश्न है बच्चों, वैश्वीकरण के लाभ क्या क्या हैं। तो वैश्वीकरण से आर्थिक विकास, व्यापार वृद्धि, तकनीकी प्रगति, सांस्कृतिक आदान प्रदान, रोजगार के अवसर, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और जीवन स्तर में वृद्धि होती है। फिर बच्चों 13वां प्रश्न है कि हड़ताल तथा तालाबंदी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हड़ताल श्रमिकों द्वारा अपनी मांगें मनवाने के लिए काम रोकना है, जबकि तालाबंदी नियोक्ता द्वारा उत्पादन रोकने हेतु संस्थान अस्थायी रूप से बंद करना है। 14वां प्रश्न है बच्चों, असंगठित क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो असंगठित क्षेत्र में श्रमिक असुरक्षित होते हैं। असंगठित क्षेत्र में श्रमिक असुरक्षित होते हैं, नियमित वेतन व सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है, कार्य अस्थिर होता है और सरकारी नियमों का पालन सीमित होता है। फिर आइए यहाँ पे पंचायती राज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पंचायती राज भारत में ग्रामीण शासन की प्रणाली है जिसमें ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर निर्वाचित निकाय स्थानीय विकास और प्रशासनिक कार्य संभालते हैं। फिर बच्चों साक्षात्कार पद्धति क्या है। तो साक्षात्कार पद्धति में शोधकर्ता प्रत्यक्ष बातचीत द्वारा जानकारी जुटाता है। इसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से व्यक्तियों के विचार, अनुभव और दृष्टिकोण समझे जाते हैं। फिर बच्चों अगला प्रश्न है कि प्रेक्षण पद्धति क्या है। तो प्रेक्षण पद्धति में शोधकर्ता किसी घटना, व्यवहार या प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन कर जानकारी एकत्र करता है, बिना किसी हस्तक्षेप या प्रश्नोत्तर के। फिर बच्चों आ जाइए, सामाजिक बहिष्कार से क्या आशय है। तो सामाजिक बहिष्कार का अर्थ किसी व्यक्ति या समूह को समाज से अलग थलग करना है, जिससे वे सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते। फिर 19वां प्रश्न है बच्चों, जाति एक विभेद आत्मक व्यवस्था किस प्रकार से है। जाति एक विभेद आत्मक व्यवस्था किस प्रकार से है। तो जाति विभेदात्मक व्यवस्था, जाति एक विभेदात्मक नहीं, विभेद, हाँ ये पूरा शब्द होगा विभेदात्मक, विभेदात्मक, ठीक है। तो जाति एक विभेदात्मक व्यवस्था किस प्रकार से। तो जाति विभेदात्मक व्यवस्था है क्योंकि इसमें जन्म के आधार पर सामाजिक स्तर निर्धारित होता है, जिससे समानता, अवसर और सामाजिक गतिशीलता पर प्रतिबंध लग जाता है। फिर आइए बच्चों, जजमानी पद्धति से को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे क्या पूछा है, जजमानी पद्धति को पूछा है। तो जजमानी पद्धति भारत की पारंपरिक आर्थिक व्यवस्था थी, जिसमें विभिन्न जातियाँ परस्पर सेवाएं प्रदान कर जीविका चलाती थीं तथा संबंध अनौपचारिक एवं पीढ़ीगत होते थे। फिर आइए लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक यहाँ पे 6 मार्क्स का है। पूछा गया है कि आत्मसात्मीकरण क्या है। आत्मसात्मीकरण क्या है, 21वां प्रश्न है। आत्मसात्मीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह दूसरी संस्कृति या समाज की विशेषताओं, मान्यताओं और व्यवहारों को अपनाकर उसमें घुल मिल जाता है। इसमें मूल संस्कृति धीरे धीरे कमजोर हो सकती है या नए सांस्कृतिक तत्वों के साथ समायोजित हो सकती है, जिससे सामाजिक एकीकरण संभव होता है। फिर बच्चों आज ये अगला प्रश्न है कि भारत में बालिका लिंगानुपात के गिरावट के कारण बताइए। तो भारत में बालिका लिंगानुपात गिरने के प्रमुख कारण कन्या भ्रूण हत्या, लिंग परीक्षण तकनीकों का दुरुपयोग, दहेज प्रथा, पुत्र प्रेफरेंसेस, सामाजिक कुरीतियाँ, शिक्षा की कमी और सरकारी कानूनों का सही क्रियान्वयन ना होना। इसके अलावा आर्थिक बोझ और स्वास्थ्य सेवाओं की असमानता भी इस समस्या को बढ़ाते हैं। फिर आइए बच्चों 23वां प्रश्न है कि विभेदीकरण क्या है। विभेदीकरण क्या है। विभेदीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कार्य, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां अलग अलग व्यक्तियों या समूहों में विभाजित की जाती हैं, जिससे दक्षता और संरचना विकसित होती है। यह समाज, संगठन और अर्थव्यवस्था में कार्य विभाजन को दर्शाता है। विभेदीकरण शिक्षा, व्यवसाय, लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भी हो सकता है। फिर बच्चों 24वां प्रश्न है
उपभोग की अवधारणा का वर्णन कीजिए। उपभोग वह आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समाज अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है। यह उत्पादन और वितरण को प्रभावित करता है। उपभोग आवश्यक, विलासितापूर्ण या सतत हो सकता है, और यह आय, सामाजिक मूल्यों व विपणन रणनीतियों से प्रभावित होता है। आइए अगला प्रश्न है, रूढ़िवादिता क्या है? तो रूढ़िवादिता वह सामाजिक मानसिकता है जिसमें लोग पारंपरिक विश्वासों, रीति रिवाजों और मान्यताओं का बिना तर्क किए पालन करते हैं और नए विचारों या बदलावों का विरोध करते हैं। यह समाज की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि इसमें पुराने नियमों को आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप बदलने का विरोध किया जाता है। फिर आइए बच्चों, अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं? तो अस्पृश्यता वह सामाजिक कुप्रथा है जिसमें कुछ वर्गों या जातियों को अछूत मानकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसमें उनके साथ सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से असमान व्यवहार किया जाता है। भारतीय समाज में यह प्रथा लंबे समय तक प्रचलित रही है, जिससे संविधान द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पे आएंगे बच्चों। 150 शब्दों में यहाँ पे अपना उत्तर आपको देना है और प्रत्येक 8 मार्क्स का है। यहाँ पे 3 प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, और सभी में 2-2 ऑप्शन होंगे, किसी एक को ही आपको चूज करना है। पहला प्रश्न यहाँ पे है कि सामाजिक आंदोलन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत समाज में परिवर्तन लाने या किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित प्रयासों को समझाने में सहायक होते हैं। सामाजिक आंदोलनों को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत विकसित किए गए हैं। पहला है सापेक्ष वंचना सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें उनके अधिकारों, संसाधनों या अवसरों से वंचित किया जा रहा है, तो वे आंदोलन शुरू करते हैं। संरचनात्मक तनाव सिद्धांत यह बताता है कि जब समाज में असमानता, अन्याय या तनाव बढ़ता है तो आंदोलन उत्पन्न होते हैं। फिर बच्चों है संसाधन गतिशीलता सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि आंदोलन तभी सफल होते हैं जब उनके पास पर्याप्त संसाधन, संगठन और नेतृत्व हो। फिर बच्चों है नए सामाजिक आंदोलन सिद्धांत। यह आधुनिक आंदोलनों को समझाने के लिए विकसित हुआ, जो केवल आर्थिक नहीं बल्कि पर्यावरण, मानवाधिकार और सांस्कृतिक मुद्दों पर केंद्रित होते हैं। फिर आ जाइए बच्चों, अथवा में प्रश्न दिया, दहेज प्रथा क्या है? समाज पर इसके कुप्रभावों एवं इसके निवारण पर चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर मैं आपको पहले मॉडल पेपर में दे चुका हूँ। फिर 28वां प्रश्न है कि भारत में श्रमिकों की समस्या पर एक निबंध लिखिए। तो भारत में श्रमिकों की समस्या भारत में श्रमिकों की स्थिति कई समस्याओं से ग्रस्त हैं। देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रमिक कार्यरत हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी मुख्य समस्याएं हैं कम वेतन, अनियमित रोजगार, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, लंबा कार्य समय और अस्वास्थ्यकर कार्य परिस्थितियाँ, बेरोजगारी, श्रम शोषण, न्यूनतम मजदूरी न मिलना भी बड़ी समस्याएं हैं। प्रवासी मजदूरों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे रहने की असुविधा, रोजगार की अनिश्चितता, कानूनी संरक्षण का अभाव, महिलाओं और बाल श्रमिकों की स्थिति और भी दयनीय है। हालांकि सरकार ने श्रमिक कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा जिसको बोलते हैं, और श्रम कानून सुधार। लेकिन इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभावी नीतियों और उनके सशक्त क्रियान्वयन की आवश्यकता है। फिर अथवा में बच्चों इसका प्रश्न है क्या है कि सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका पर विवेचना कीजिए। फिर यहाँ 29वें प्रश्न का एक प्रश्न लिया गया है जिसका उत्तर आपको समझाया गया है। अन्य पिछड़े वर्ग की अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की क्या अवधारणा है? अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी उन सामाजिक समूहों को संदर्भित करता है जो ना तो अनुसूचित जाति एससी में आते हैं और ना ही अनुसूचित जनजाति एसटी में, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं। भारतीय संविधान के तहत इन वर्गों की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण में विशेष अवसर प्रदान करने के लिए आरक्षण दिया गया है। मंडल आयोग ने ओबीसी की पहचान करने
और उनके लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, जिसे 1990 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य सामाजिक असमानता को कम करना और समान अवसर प्रदान करना था। हालांकि ओबीसी के भीतर अभी भी अत्यधिक पिछड़े वर्गों की पहचान और उन्हें समुचित लाभ देने की आवश्यकता बनी हुई है। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही हैं, लेकिन समग्र सुधार के लिए शिक्षा और रोजगार की अधिक अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। फिर बच्चों यहाँ पे अथवा में आप प्रश्न यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये सभी आपके लॉन्ग आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस प्रकार ये आपका मॉडल पेपर खत्म होता है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।